नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। शिक्षा तंत्र किसी भी देश के विकास की अहम नींव होता है और शिक्षा तंत्र की बुनियाद में होता है विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रणाली। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के वाइस चांसलर। सर, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति ने छात्रों के साथ यूनिवर्सिटी में संवाद किया। आप कैसे देखते हैं उस संवाद को? कितने प्रेरित हैं छात्र? It is a great moment for all stakeholders of the Central University of Rajasthan. Honorable Vice President Shri Jagdeep Dhankar ji and Dr. Srimati Sudesh Dhankar ji visited Central University of Rajasthan. Honorable President addressed students and faculty members on the topic role of higher education in Vikasit Bharat 2047. I will say you that after this program or this lecture was very wonderful, memorable and insightful for all students and faculty members. And all faculty students were so much excited and motivated for that one. If I tell you from the young generation's point of view, many of the students today have changed their DP and they have kept it on DP of our Vice President on their WhatsApp. That's the way they were encouraged, motivated, and it was a very wonderful experience for we all today. उच्च शिक्षा में जो बात की विकसित भारत को लेकर, आप शिक्षा तंत्र की बात करें, ऐसे में विश्वविद्यालयों की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? सभी का एक अहम रोल होने वाला है विकसित भारत को का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो लक्ष्य उन्होंने रखा है। राज्यों की भूमिका की बात करें, सेना की भूमिका की बात करें, ऐसे में शिक्षा की भूमिका को आप कैसे देखते हैं और शिक्षा की भूमिका में सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालयों की भूमिका कितनी अहम होने वाली है? माननीय उपराष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में संबोधन देते हुए कर्तव्य बोध की बात की है। उन्होंने कहा कि इस देश में छात्र हो, छात्राएं हो, शिक्षक हो, आम नागरिक हो, कोई भी कर्मचारी हो, सेवक हो, इन सब का एक कर्तव्य होता है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति। ये करते समय उन्होंने एक हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ईच वन ऑफ अस शुड कीप नेशन फर्स्ट before their personal aspirations as well as political aspirations or any type of wishes. The nation should be first one. He has mentioned that कि पिछले 10 साल में इस राष्ट्र ने कितनी प्रगति की है। एक दौर ऐसा आया था कि हमारा सोना हमको गिरवी रखना पड़ता था हमारे निजी खर्चों के लिए और $1 बिलियन इतना ही फॉरेन एक्सचेंज था। लेकिन 10 साल में देश की प्रगति इतनी हुई है कि अभी $670 बिलियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज विथ अस। आप कौन सा भी आप क्षेत्र लीजिए, स्टार्टअप लीजिए, शिक्षा लीजिए, रिसर्च लीजिए, हर एक क्षेत्र में ये देश प्रगति कर रहा है। तो शिक्षण संस्थाओं का भी उसमें विकसित भारत में अहम रोल है कि इस समाज को किस प्रकार का रिसर्च करना चाहिए, इस देश के प्रगति के लिए किस तरह के नए नए शोध लगाने चाहिए, नए नए प्रबंध लिखने चाहिए। ये सब सोच के अपने विद्यार्थी, शिक्षक अपना कर्तव्य पूरा करे और अपना राष्ट्र को विकसित करने के लिए 2047 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तन करने के लिए जी जान लगाए। इसी प्रकार का एक विचार उन्होंने हम सब के सामने रखा और ये सब हमको बहुत ही मोटिवेट कर दिया उसने। मैं आपसे बात करूं, आपने शोध की बात की, ऐसे में शोध की भूमिका को आप कैसे देखते हैं? कितना प्रोत्साहित किया जाने की ज़रूरत है? विदेशों में रिसर्च को बहुत ही अहम रोल दिया जाता है। हमारे विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें शोध के प्रति छात्रों में जागरूकता बढ़ाना कितना ज़रूरी आप समझते हैं और इसकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है? इस देश में शोध के बारे में भी बहुत बदलाव आया है। एक 10-15 साल पहले की बात करते हैं तो हमारे शोध प्रबंधों को इतना महत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मिलता था।
लेकिन आज हम अगर बात करते हैं तो वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के नंबर पे भारत 2 नंबर पे है। हमारे प्रोफेसर्स हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, इतना मूलभूत स्तर पर रिसर्च हो रहा है कि समाज की ज़रूरत क्या है उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर मैं अगर कहूँ कि यहाँ राजस्थान में सैंड ज़्यादा है या क्वालिटी ऑफ अर्थ, सॉइल इज़ नॉट दैट वे गुड, तो उसको हम सैंड को सॉइलिफिकेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सैंड में हम अगर क्रॉप्स ले सकते हैं क्या, इस तरह का रिसर्च आज राजस्थान यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में हो रहा है और उसमें हमको पूरा के पूरा सक्सेस मिला है। हमारे प्राध्यापकों ने दिखाया है कि ऐसे सैंड में भी हम कुछ क्रॉप्स ले सकते हैं, सब्जियां ले सकते हैं, ये बहुत काम का है। सो अगर किसी विश्वविद्यालय को आगे जाना है तो उनको एकेडमिक्स तो स्ट्रांग करना ही पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ शोध पर भी पूरा ध्यान देना पड़ेगा और वही उनकी विचारधारा से ही देश विकसित भारत की तरफ जाएगा। जी, आपने बात की, इसी बीच में बात करना चाहूँ नैक एक्रेडिटेशन की और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के उन चीज़ों के बारे में बात करें जिसे यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में मदद की है। कौन सी ऐसी उपलब्धियां आप देखते हैं यूनिवर्सिटी की जिससे बाकी यूनिवर्सिटी को भी एक प्रेरणा मिलेगी? मुझे गर्व होगा ये कहने में कि पूरे राजस्थान स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो A++ एक्रेडिटेशन नैक द्वारा उनको मिला है। उसके साथ साथ कैटेगरी 1 स्टेटस भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से मिला है। जब when you go for A++ accreditation, that means you have to follow certain quality processes. Our curricular aspect है, research है, student support system है, best practices है, governance है. On all these parameters, university has to follow certain processes here. उसके कारण ये यूनिवर्सिटी एकेडमिक्स में, रिसर्च में, स्टूडेंट को मदद करने में, ये सारे क्षेत्रों में परफॉर्म्स वेल और इसी के कारण हमको आज A++ कैटेगरी मिला है एंड दिस इज़ द ओनली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इन स्टेट ऑफ राजस्थान विच हैज़ गॉट एक्रेडिटेशन A++। मुझे बहुत आनंद होता है ये कहने में कि माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने भी इसका बहुत ही अप्रिसिएशन किया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही सेड दैट कि इन अ शॉर्टेस्ट टाइम Central University of Rajasthan will become center of excellence also. He has shown this type of trust on this university. इसी से जुड़ी सर मेरा एक सवाल है। सवाल ये है कि जिस तरह से शिक्षा का तंत्र रहा है देश में, नौकरी मांगने और नौकरी करने वाला एक माइंडसेट रहा है, उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि शिक्षा ऐसी हो जिसमें रोज़गार करने की बजाय रोज़गार देने वाला हो। ऐसे में एंटरप्रेन्योर को लेकर, स्किल एजुकेशन को लेकर यूनिवर्सिटी किस पैमाने पे काम कर रही है और किस तरह की छात्रों में इसमें प्रेरणा मिलती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है कि आज देश को नौकरी मांगने वालों की नहीं तो नौकरी देने वालों की बहुत ज़रूरत है। Job seekers are not required, job givers are required. In that one, university has worked for last 2 years on innovation concept, innovation and incubation, and we have applied for the research grant from the DST, and I am happy to tell you that this university has got a grant for the innovation to the tune of 5 crore rupees, and we are starting now the incubation center here, and next 3 years of time we have kept a target for us कि minimum 60 startups we should develop from our university, and I am very happy that large number of students are responding for all the activities of this one. In next month you will find from Tamil Nadu to Kashmir and Gujarat to Arunachal Pradesh we have identified 25 to 30 innovators who are first generation innovators कि उनके फैमिली में उसके पहले कोई इनोवेटर नहीं था, बिजनेस नहीं था, उन्होंने चालू किया है। ऐसे लोगों को हम यहाँ बुला रहे हैं।
अपने स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, उनकी आइडिया को वो इंक्यूबेट करेंगे। उस आइडिया के लिए अगर कोई एक्सपेंडिचर आता है, फाइनेंशियल सपोर्ट आता है, यूनिवर्सिटी विल सपोर्ट टू देम। एंड आवर टारगेट इज़ दैट more than 60 startups we are supposed to develop it in coming next 2 or 3 years of time. बात करें सर नई शिक्षा नीति की, तो 3 दशक बाद देश को नई शिक्षा नीति मिली। कैसे देखते हैं नई शिक्षा नीति के ज़रिए आने वाला जो भविष्य है भारत का, नए युवा हैं उनको आगे प्रोत्साहन मिलेगा? किस तरह के ऐसे उसमें चीज़ें हैं, कौन सी उसमें बातें हैं जो छात्रों को मोटिवेट करती हैं? ये शिक्षा नीति 30-34 साल के बाद इस देश में आई है। हर एक शिक्षा का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मैं जब शिक्षा लेके समाज में जाता हूँ तो मेरे मन में एक आत्मविश्वास निर्माण होना चाहिए कि कोई भी काम हो, कोई भी समस्या हो, कोई भी चैलेंज हो, मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये शिक्षा नीति जो नई आई है, जिसको हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं, ये गेम चेंजर है इस देश में। पहले अगर हम देखते थे तो पूरे साल वो शिक्षा पूरे यूनिवर्सिटी में ही होती थी, अभी ऐसे नहीं हो रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में भी आप देखते हैं तो हर एक प्रोग्राम में इंटर्नशिप अटैच्ड है। तो मतलब 4 साल का अगर प्रोग्राम है तो कम से कम 6 महीने स्टूडेंट इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है। अगर 2 साल का प्रोग्राम है तो कम से कम 2 या 3 महीने वो इंडस्ट्री में जाके काम कर रहा है। तो इंडस्ट्री में क्या अपेक्षा है स्टूडेंट्स के तरफ से, नया क्या हो रहा है इंडस्ट्री में, उसको पढ़ते वक्त ही समझ में आएगा। तो ही विल बी अ प्रेफर्ड एम्प्लॉय फॉर इंडस्ट्री आल्सो। इंडस्ट्री को क्या करना पड़ता है, ऐसे स्टूडेंट को सिलेक्ट करो, उनको ट्रेनिंग दे दो और फिर काम पे दे दो। इंस्टेड ऑफ दैट इंटर्नशिप के कारण स्टूडेंट को व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इंडस्ट्री, व्हाट आर द लेटेस्ट थिंग्स टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री, दे विल अंडरस्टैंड एंड दे विल बिकम द यूजफुल पर्सन, कॉन्ट्रीब्यूटरी पर्सन फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज NEP ला रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चेंज है कि किसी कारण, कोई भी हो सकता है, मेरी इच्छा हो, मेरी अदर डिफ़िकल्टीज़ हो, मुझे इस यूनिवर्सिटी में कुछ कोर्सेस लेना है, उसके बाद आगे जाके दूसरे यूनिवर्सिटी में कोर्सेस लेना है। अभी ये पॉसिबल नहीं था। अभी ये मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के कारण स्टूडेंट एक साल मेरे यूनिवर्सिटी में काम कर सकता है, दूसरे यूनिवर्सिटी में भी पढ़ सकता है। तो ये उसकी इच्छा के अनुसार वो सीख सकता है। तीसरा है, जैसे हम कहीं जाते हैं और हमको जो जो चाहिए वो पदार्थ लेके हम खाते हैं, उसी तरह कैफेटेरिया अप्रोच इस NEP में है कि मुझे क्या पढ़ना है ये स्टूडेंट डिसाइड करेगा। अभी तक यूनिवर्सिटी और फैकल्टी मेंबर्स डिसाइड करते थे, ऐसे नहीं। अभी स्टूडेंट कैन से मैं ये 4 कोर्सेस लूँगा, ये 5 कोर्सेस लूँगा, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक के कोर्सेस में ले लूँगा, मुझे और किसी कोर्सेस में इंटरेस्ट है तो वो मैं कोर्सेस ले लूँगा। सो मेरी मेजर डिग्री के साथ साथ मैं दूसरी माइनर डिग्री भी कंप्लीट कर सकता हूँ। ये बहुत ही गेम चेंजर है। मुझे लगता है इसके 4 to 5 साल, 4 से 5 साल के बाद इसके परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और आपको दिखाई देगा पूरा यूथ, पूरा युवा जो है भारत का, वो बदला हुआ आपको महसूस हो। युवा की बात आपने की तो मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आज उपराष्ट्रपति ने युवाओं को प्रेरित किया, उसी में राष्ट्रहित सर्वोपरि की उन्होंने बात की। इसको आप कैसे देखते हैं? छात्रों में कितना उत्साह था इन बातों को लेकर? करियर बनाना एक तरफ, रोज़गार एक तरफ, देश की प्रगति एक तरफ और राष्ट्र हित एक तरफ, इसे आप टोटलिटी में कैसे देखते हैं? मुझे लगता है राष्ट्रहित, समाज हित, शिक्षा, ये कोई अलग अलग विषय नहीं है, ये साथ साथ ही चलने वाले हैं। और हम उपराष्ट्रपति जी के भाषण का अगर एक गर्भित अर्थ निकालते हैं तो उनको यही कहना है, जैसे उन्होंने कहा कि हर एक छात्र का कर्तव्य होता है तो वो पढ़ते पढ़ते अपनी राष्ट्र निर्मिति में कंट्रीब्यूशन दे दे। कोई 1 घंटा देगा, कोई 2 घंटा देगा, कोई 1 सप्ताह देगा, 1 महीना, हर दिन उन्होंने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ काम करना है, ये उन्होंने लोगों के सामने रखा। शिक्षा करते करते समय ही हमने ये सोचना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने कही कि
किसी भी व्यक्ति की आयु कुछ भी हो, वो अभी विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, उन्होंने वाइस चांसलर की भी बात की, सब लोगों ने अपने पूरे जीवन भर पढ़ते रहना है, शिक्षा लेती रहना है, अपने आप को एजुकेट करना है। और इस शिक्षा का उपयोग मेरे समाज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे राष्ट्र के लिए क्या कर सकता हूँ, यही सोच करना है, ये लोगों ने के सामने रखा। ये आज के उनके भाषण के लिए जो स्टूडेंट आए थे वो खासकर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट थे, नए स्टूडेंट थे, तो उनको तो इतना ये अच्छा लगा है, इतने मोटिवेट हुए हैं। जब राष्ट्रपति जी जाने के लिए हेलीपैड पे गए तो पूरा हेलीपैड स्टूडेंट से भरा हुआ था। उनको देखने को, उनको सी ऑफ करने के लिए मन से, अपने आप से आए थे, वो इतने वो प्रेरित हुए थे। सर, संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आनंद भालेराव जी, जिन्होंने बताया उच्च शिक्षा को लेकर भारत के विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें छात्रों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार, अजमेर, राजस्थान। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।